नमस्कार भाई सभी को। और आज से इस चैनल पर हम भारत के इतिहास की शुरुआत कर रहे हैं। तो बिल्कुल बेसिक से एडवांस तक जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर जो टॉपिक भारत के इतिहास से संबंधित है, जो पूछे जाते हैं, वो सब के सब पूरा करने की कोशिश हम यहाँ पे करेंगे। तो शुरू करते हैं। इतिहास, और इतिहास का अर्थ हम सभी जानते हैं कि अतीत में घटित वास्तविक घटनाएं जिनका हम अध्ययन करते हैं इतिहास के अंदर, उन सब का संकलन देखने को मिलता है। तो हम यहाँ मुख्य रूप से भारत के इतिहास की बात कर रहे हैं। तो भारत के इतिहास को तीन भागों में विभाजित किया गया है। भारत के इतिहास को तीन भागों में विभाजित किया गया है। पहला है प्राचीन भारत, दूसरा है मध्यकालीन भारत, और तीसरा है आधुनिक भारत। प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत, ये तीन भाग में इतिहास डिवाइड किया गया है। जो प्राचीन भारत है उसको फिर से तीन भागों में दोबारा विभाजित किया गया है। तो प्राचीन भारत के अंतर्गत प्रागैतिहासिक काल, नंबर दो आद्य ऐतिहासिक काल, और नंबर तीन ऐतिहासिक काल। प्राचीन भारत को फिर से तीन भागों में विभाजित किया गया है: प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। यदि हम बात करें प्रागैतिहासिक काल की, तो ये वो समय था जिस समय मानव जीवन की उत्पत्ति हुई। उसके बाद ना तो वो उस समय बोलना जानता था, न पढ़ना जानता था, न लिखना जानता था, और उसका जो अधिकतम समय था वो सारा समय भोजन इकट्ठा करने में और शिकार करने में व्यतीत होता था। इसलिए प्रागैतिहासिक काल के अंदर हम उस समय को पढ़ते हैं। और प्रागैतिहासिक काल में मुख्य रूप से तीन काल आते हैं, हम सभी जानते हैं: पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल, जो कि हम अब आगे पढ़ेंगे। तो पूरा प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत हमारे पास में साक्ष्य के रूप में अवशेष प्राप्त हैं। साक्ष्य के रूप में अवशेष प्राप्त हैं, लेकिन कोई लिखित साक्ष्य प्राप्त नहीं है। लिखित साक्ष्य प्राप्त नहीं है। कारण मैं आप सभी को बता चुका हूं, क्योंकि उस समय जो मानव था वो लिखना बोलना नहीं जानता था। तो जाहिर सी बात है कि हमें हमारे पास में उसके कोई लिखित साक्ष्य प्राप्त नहीं होंगे। आद्य ऐतिहासिक काल की यदि मैं बात करूं, तो अवशेष और लिखित साक्ष्य दोनों प्राप्त हैं। अवशेष भी प्राप्त हैं और लिखित साक्ष्य भी प्राप्त हैं। आद्य ऐतिहासिक काल का जो मानव था, ये समय आते आते उसने बोलना और लिखना सीख लिया था। तो उस समय के हमारे पास में रिटन एविडेंस जो है, लिखित साक्ष्य हमारे पास में अवेलेबल है। लेकिन जो लिखित साक्ष्य आद्य ऐतिहासिक काल के हमारे पास में हैं, वे अब तक पढ़े नहीं गए हैं। उनकी जो भाषा शैली है वो भाव चित्रात्मक थी, यानी चित्रों के द्वारा अपनी बात दूसरों तक ट्रांसफर करते थे। इसलिए ये लिखित साक्ष्य अब तक नहीं पढ़े जा सके हैं। ऐतिहासिक काल में क्या है? ऐतिहासिक काल में अवशेष और लिखित साक्ष्य, ये दोनों हमारे पास में है। अवशेष और लिखित साक्ष्य दोनों हैं, और जो लिखित साक्ष्य हैं वो पढ़े जा चुके हैं। जो लिखित साक्ष्य हैं वो पढ़े जा चुके हैं। तो कुल मिलाकर बात यह है कि प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल में जो मुख्य अंतर है वो यही है कि इस समय का जो मानव था वो बोलना लिखना पढ़ना नहीं जानता था। आद्य ऐतिहासिक काल में धीरे धीरे मानव मस्तिष्क का विकास हुआ, तो धीरे धीरे उसने बोलना लिखना शुरू किया। लेकिन उसकी जो शैली थी, बोलने के लिखने की जो शैली थी, वो भाव चित्रात्मक थी, इसलिए वो अब तक नहीं पढ़ी गई है। और जबकि ऐतिहासिक काल में जो हमारे पास में लिखित साक्ष्य हैं वो पढ़े जा चुके हैं।
तो ये तीनों में ये अंतर है। अब एक एक करके हम तीनों को पढ़ेंगे। शुरुआत करेंगे हम प्रागैतिहासिक काल से। तो प्रागैतिहासिक काल जिसको हम बोलते हैं पैलियोलिथिक पीरियड। एग्जाम के अंदर कभी कभी डायरेक्ट नाम दे देता है पैलियोलिथिक, कि पैलियोलिथिक काल में मनुष्य के द्वारा निम्नलिखित में से किसकी खोज की गई थी। तो प्रागैतिहासिक काल में मुख्य रूप से प्रागैतिहासिक काल को भी तीन भागों में विभाजित किया गया है। प्रागैतिहासिक काल को भी तीन भागों में विभाजित किया गया है। कौन कौन से हैं भाई? पहला है पूरा पाषाण काल, दूसरा है मध्य पाषाण काल, और तीसरा है नव पाषाण काल। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। इनका जो समय है वो कभी कभी पूछ लेता है, हालांकि ज्यादा नहीं पूछे जाते अब सन वगैरह, एंशियंट इंडिया में से, प्राचीन भारत में से। तो पूरा पाषाण काल जो है, इसका टाइम पीरियड जब मानव जीवन की उत्पत्ति हुई, अगर हम तब से बात करें, यानी अज्ञात समय से लेके, हम बोल सकते हैं अननोन, अननोन पीरियड यानी अज्ञात समय से लेके 8000 ईसा पूर्व तक का जो समय है वो पूरा पाषाण काल का माना जाता है। अज्ञात, या हम बोल सकते हैं मानव जीवन की उत्पत्ति से लेके और 8000 ईसा पूर्व तक का जो समय है वह माना जाता है पूरा पाषाण काल का। उसके बाद मध्य पाषाण काल का समय 8000 ईसा पूर्व से लेके और 4000 ईसा पूर्व तक का समय मध्य पाषाण काल का, और 4000 ईसा पूर्व से लेकर और 2500 ईसा पूर्व तक का जो समय है वो माना जाता है नव पाषाण काल का। पूरा पाषाण काल मानव जीवन की उत्पत्ति से लेकर 8000 ईसा पूर्व तक का। ईसा पूर्व और ईसवी, ये अंतर आप जानते होंगे, अगर नहीं जानते हैं तो मैं बता दूं। ईसा पूर्व और ईसवी में जब ईसा मसीह का जन्म हुआ था, उससे पहले का जो समय है वो इतिहासकारों के द्वारा ईसा पूर्व के नाम से दे दिया गया, और ईसा मसीह के बाद का, ईसा मसीह के जन्म के बाद का जो समय है वो ईसवी कहलाता है। ठीक है, शॉर्ट में इसको बीसी बोल देते हैं ईसा पूर्व को, और ईसवी को एडी बोल देते हैं। तो पूरा पाषाण, मध्य पाषाण और नव पाषाण, अब एक एक करके इन तीनों की बात करते हैं। पूरा पाषाण काल जो है, इसमें मानव इतिहास की जो पहली सबसे बड़ी घटना हुई वो थी कि मानव के द्वारा आग की खोज की गई। तो मानव के द्वारा आग की खोज कब की गई भाई? पूरा पाषाण काल के अंतर्गत। दूसरी बात कि पूरा पाषाण काल के अंदर मानव के द्वारा शिकार करने के लिए कुछ औजार भी बनाए जाते थे, जैसे हस्त कुल्हाड़ी था, और स्क्रैपर्स थे। तो हस्त कुल्हाड़ी, स्क्रैपर्स या क्लेवर्स, क्लेवर्स भी थे। ये जो औजार थे पत्थर के बनाए जाते थे, और इनका जो आकार था, इन तीनों का आकार, या इनके अलावा भी कुछ और हथियार थे, औजार थे, उनका जो भी आकार था वो सामान्य आकार से बड़ा हुआ करता था। सामान्य आकार से बड़ा हुआ करता था। और ये जो हमें अवशेष मिले हैं, चाहे हम बोल दें हैंड एक्सिस, स्क्रैपर्स, क्लेवर्स, इन सभी के जो हमें अवशेष मिले हैं वो मिले हैं हमें नर्मदा नदी घाटी, सोहन नदी घाटी और बेलन नदी घाटी से।
नर्मदा, सोहन और बेलन, यहां से हमें इन औजारों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। इनके अलावा जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आद्य, क्योंकि ये पूरा का पूरा जो हिस्सा है ये प्रागैतिहासिक काल से संबंधित है, तो प्रागैतिहासिक काल के अंदर मैंने आपको बताया था कि मानव जो है वो बोलना लिखना नहीं जानता था, इसलिए वो कुछ पेंटिंग्स वगैरह करता था। और पेंटिंग्स जो पत्थर को तोड़ के उसके द्वारा जो की जाती थी अपनी भावनाओं को प्रकट करने के लिए, उनके एविडेंसेस, उनके अवशेष भी हमें प्राप्त हुए हैं, और वे अवशेष हम नोट करेंगे भाई। केव पेंटिंग्स, या हम बोल सकते हैं गुफा चित्र शैली के साक्ष्य। और ये साक्ष्य हमें कहां से मिले हैं भाई, ये एविडेंस, ये हमें मिले हैं भीमबेटका, जो कि पड़ता है मध्य प्रदेश के भोपाल शहर में। तो गुफा चित्र शैली के हमें साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए हैं, ये प्राप्त हुए हैं हमें भीमबेटका, भोपाल मध्य प्रदेश से। पूरा पाषाण काल से संबंधित ये टॉपिक्स हमें याद रखने हैं, 3-4 टॉपिक्स हैं। एक आग की खोज, दूसरा जो औजारों का आकार हुआ करता था, पत्थरों से जो निर्मित औजार थे उनका आकार बड़ा हुआ करता था, और उसमें हैंड एक्सिस, क्लेवर्स और स्क्रैपर्स वगैरह जो हथियार थे, जिनके अवशेषों के साक्ष्य हमें प्राप्त हुए हैं नर्मदा नदी घाटी से, बेलन नदी घाटी से, सोहन नदी घाटी से। और उसके अलावा जो गुफा चित्र शैली के साक्ष्य हमें प्राप्त हुए हैं वो भीमबेटका, भोपाल मध्य प्रदेश से प्राप्त हुए हैं। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ भी चुका है कि निम्नलिखित में से गुफा चित्र शैली के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो ऑप्शन में हमें ऑप्शन एक ये भी देखने को मिलता है भीमबेटका। इसके बाद हम बात करते हैं मध्य पाषाण काल की। मध्य पाषाण काल, जिसको अंग्रेजी में मीजोलिथिक पीरियड भी बोला जाता है, और इसकी टाइमिंग मैं आपको बता चुका हूं, 8000 ईसा पूर्व से लेकर 4000 ईसा पूर्व तक का इसके जो है वो टाइमिंग हमें देखने को मिलती है। तो इसके अंदर मानव इतिहास की जो सबसे बड़ी घटना थी वो थी पशुपालन की शुरुआत। पूरा पाषाण काल में हमने पढ़ा मानव के द्वारा आग की खोज हुई। मध्य पाषाण काल की सबसे बड़ी घटना पशुपालन की शुरुआत की गई मानव के द्वारा। दूसरी बात, पशुपालन के जो एविडेंसेस हैं वो हमें कहां कहां से मिले हैं इसके साक्ष्य, तो लिखेंगे आदमगढ़ मध्य प्रदेश में पड़ता है, वहां से हमें इसके साक्ष्य मिले हैं। और दूसरा लिखेंगे बागोर, जो कि पड़ता है हमारा राजस्थान के अंदर। तो पशुपालन के जो साक्ष्य मिले हैं वो मिले हैं आदमगढ़ मध्य प्रदेश से और बागोर राजस्थान से। इसके अलावा मध्य पाषाण काल के हमारे पास में मानव कंकाल के सबसे पहले साक्ष्य मिलते हैं। मानव कंकाल के सर्वप्रथम जो हमें साक्ष्य प्राप्त हुए वे हुए भाई प्रतापगढ़ से, और प्रतापगढ़ पड़ता है उत्तर प्रदेश के अंदर। तो मध्य पाषाण काल से संबंधित हमें ये बातें ध्यान रखनी है। अच्छा, इसमें हम एक बात जो इंपॉर्टेंट है वो भी ध्यान रख सकते हैं कि पूरा पाषाण काल में जैसे मैंने आपको बताया था कि मानव निर्मित जो पत्थरों के औजार हुआ करते थे उनका आकार बहुत बड़ा हुआ करता था। तो मध्य पाषाण काल में चूंकि मानव मस्तिष्क का जो विकास था वो धीरे धीरे बढ़ने लगा था, तो उन्हें समझ आने लगी थी, और उस समझ के चलते जो औजारों के आकार थे वो भी छोटे होते गए। तो
इस मध्य पाषाण काल के अंदर जो औजारों के आकार थे वो छोटे हुए, और उनका जो नाम है वो कई बार आ चुका है एग्जाम के अंदर कि मध्य पाषाण काल के पत्थरों के निर्मित जो औजार थे उनको क्या बोला जाता था, तो उनको बोला जाता था माइक्रोलिथ। माइक्रोलिथ मध्य पाषाण काल से संबंधित जितनी भी महत्वपूर्ण जानकारी, जितने भी महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर आते हैं, हमें देखने को मिलते हैं, वो यही है। पूरा पाषाण काल के अंदर आग की खोज हुई, मध्य पाषाण काल के अंदर पशुपालन की शुरुआत हुई। भीमबेटका से हमें गुफा चित्र शैली के साक्ष्य देखने को मिलते हैं, और पशुपालन के हमें साक्ष्य बागौर राजस्थान और आदमगढ़ मध्य प्रदेश से देखने को मिलते हैं। इसके अलावा मानव कंकाल के सर्वप्रथम जो हमें साक्ष्य मिलते हैं वो मध्य पाषाण काल से ही संबंधित मिलते हैं, जो कि हमें मिले हैं प्रतापगढ़ से, जो पड़ता है हमारे उत्तर प्रदेश में। इसके बाद आते हैं नंबर 3, और तीसरा जो पाषाण युग का जो तीसरा प्रकार है, तीसरा काल है, वो कहलाता है नव पाषाण काल। नव पाषाण काल, और नव पाषाण काल जो है इसको हम नियोलिथिक पीरियड भी बोलते हैं। नियोलिथिक पीरियड, इसकी टाइमिंग मैं आपको बता चुका हूं, 4000 ईसा पूर्व से लेकर और 2500 ईसा पूर्व तक का इसका समय माना जाता है। ठीक है भाई, इसमें बात करते हैं नवपाषाण काल की। मानव इतिहास की सबसे बड़ी घटना यह थी कि इसमें मानव के द्वारा कृषि की शुरुआत की गई। इसके अंदर मानव के द्वारा कृषि की शुरुआत की गई, और इसके एविडेंस, इसके साक्ष्य, कृषि की शुरुआत, कृषि के साक्ष्य नवपाषाण काल से संबंधित हमें देखने को मिलते हैं मेहरगढ़, जो कि पड़ता है बलूचिस्तान में, और बलूचिस्तान यानी वर्तमान का पाकिस्तान। यहां से हमें कृषि के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं नवपाषाण काल से संबंधित मानव इतिहास के। और ये जो साक्ष्य हमें मिले हैं इसमें जौ, गेहूं और कपास, मुख्य रूप से 3 फसलों के हमारे पास में यहां से साक्ष्य मौजूद है। इसके अलावा चावल की खेती के साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए भाई? चावल की खेती के साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए भाई? तो चावल की खेती के साक्ष्य प्राप्त हुए हमें कोल्डी हवा, जो कि पड़ता है प्रयागराज में, और प्रयागराज जहां पे उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय उपस्थित है, स्थित है। ठीक है, प्रयागराज सबसे पुराना नाम था, उसके बाद में फिर नाम बदल के हुआ इलाहाबाद, और अब फिर से इसका नाम प्रयागराज कर दिया गया है। ठीक है, इसके अलावा एक बात जो हमें और याद रखनी है कि नवपाषाण काल के अंदर ही मानव के द्वारा पहिए का आविष्कार किया गया। किसका आविष्कार हुआ भाई? पहिए का आविष्कार हुआ। अब जाहिर सी बात है, जब मानव खेती करेगा, कृषि करेगा, और जो फसल पैदा होगी तो उससे लाने ले जाने में कुछ ना कुछ तो जरूरत पड़नी चाहिए ना कुछ तो जरूरत पड़ेगी किसी न किसी सामान की, उस सबको ढोने में। तो उसी की आवश्यकता, कहते हैं ना कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। तो जिस चीज की आवश्यकता होगी उसी के हिसाब से फिर हमारा मस्तिष्क जो है उस काम को साधने में लग जाता है, और उसी के बाद आविष्कार किया गया पहिए का। ठीक है, इसमें एक बात हम और याद रखेंगे, मानव कंकाल के साथ कुत्ते की अस्थियां, मानव कंकाल के साथ
कुत्ते की अस्थियां ये हमें प्राप्त हुई थी बुर्ज होम से। कहां से प्राप्त हुई भाई? बुर्ज होम। और बुर्ज होम के साथ में एक और लिख लीजिए, गुफ कराल। बुर्ज होम तथा गुफ कराल, जो कि दोनों पड़ते हैं ये जम्मू कश्मीर के अंदर। एक ही कब्र से मानव और कुत्ते की अस्थियां प्राप्त हमें हुई है, जिससे इतिहासकारों के द्वारा ये अंदाजा लगाया गया कि इस समय का जो पालतू जानवर था वो कुत्ता रहा होगा, और अगर मालिक की मृत्यु होती होगी तो उसके साथ में कुत्ते को भी दफना दिया जाता होगा। तो कुल मिलाकर नवपाषाण काल यहाँ हमारा समाप्त तो नहीं कह सकते, क्योंकि इसके अंदर ही 4000 बीसी में 4000 बीसी इसकी शुरुआत होती है नवपाषाण काल की, और खत्म कब हो रहा है ये? 2500 में। तो इनके अंदर ही, इन्हीं के कहीं बीच में आता होगा 3000 भी, आता होगा 3000। ये जो 3000 आता है, ये वो समय था जब मानव के द्वारा ताम्र, यानी तांबा, इसकी खोज की गई थी। कॉपर, तांबा, ताम्र, इसकी खोज की गई थी 3000 बीसी, जो कि इसी के अंतर्गत कहीं ना कहीं आता है। और 3000 से लेके 2000 बीसी तक का जो समय है वो कहलाता है आपका ताम्र युग। क्या कहलाता है भाई? ताम्र युग। इंग्लिश में इसको बोलते हैं हम कॉपर एज, कॉपर एज, ताम्र युग। ठीक है। जो शुरुआत इससे होती है, नवपाषाण काल के अंतर्गत ही ताम्र युग की शुरुआत होती है, लेकिन ये जाति कहां तक है? इसके बाद तक, क्योंकि इसकी समाप्ति कहां होती है? 2500 बीसी में, और ताम्र युग की समाप्ति कहां होती है? 2000 बीसी में। तो ये जाति है सिंधु घाटी सभ्यता तक, जिनके द्वारा बाद में फिर कांसे की खोज की गई थी, या कांसा बनाया गया था, जिसको हम इंग्लिश में ब्राउंज कहते हैं। और हम सभी जानते हैं कि कॉपर और टिन, इन दोनों को मिलाकर कांसे का निर्माण होता है। ठीक है। तो अब धीरे धीरे यहां से जो है मानव मस्तिष्क का विकास और ज्यादा हुआ, और उसके बाद मानव सभ्यता की लिपि का आविष्कार हुआ। लिपि के आविष्कार का मतलब मानव के द्वारा अपनी बात को दूसरे तक पहुंचाने का जो माध्यम था वो ढूंढ लिया गया, जिसको हम बोलते हैं भाव चित्रात्मक शैली। और अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि भाव चित्रात्मक शैली आद्य ऐतिहासिक काल से संबंधित है। तो इसीलिए हमारा जो प्रागैतिहासिक काल है वो समाप्त होता है नवपाषाण काल के अंत में। यहां से शुरुआत होती है आद्य ऐतिहासिक काल की। और आद्य ऐतिहासिक काल में ही हमारे देश की पहली सभ्यता विकसित होती है, जिसका नाम था सिंधु घाटी की सभ्यता। सिंधु घाटी की सभ्यता किसके अंतर्गत आती है? आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत आती है। ठीक है। तो सिंधु घाटी सभ्यता का टाइम क्या था भाई? 2500 से लेकर 2500 बीसी से लेकर 1750 बीसी तक का जो टाइम है वो माना जाता है सिंधु घाटी सभ्यता का। और सिंधु घाटी की सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता कहा जाता है। कैसी सभ्यता थी भाई? कांस्य युगीन सभ्यता, यानी सिंधु सभ्यता के लोगों के द्वारा कांसे का निर्माण किया गया था। और कांसा कैसे बनता है? कॉपर और टिन को मिलाकर के कांसे का निर्माण होता है भाई, जिसको हम बोलते हैं ब्राउंज। ब्राउंज। ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता की जो खोज हुई थी
वो सबसे पहले 1921 में दयाराम साहनी के नेतृत्व में उनकी टीम के द्वारा इसकी खोज की गई थी। यदि मैं थोड़ी स्टोरी की बात करूं तो हम सभी जानते हैं कि 1853 यानी 1853 में हमारे देश में पहली बार पैसेंजर ट्रेन चलाई गई थी जिसका नाम था ब्लैक ब्यूटी। और उस समय हमारे भारत के जो गवर्नर जनरल थे जिनका नाम डलहौजी था, उनके कार्यकाल में वो ट्रेन जो है मुंबई से ठाणे के बीच में चलाई गई थी। 35 किलोमीटर का उस ट्रेन ने डिस्टेंस पूरा किया था। जिसके बाद जब देश के अलग अलग हिस्सों में, अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग स्थानों में रेलवे लाइन बिछाने का काम किया जा रहा था, तब लाहौर से कराची के बीच में जब रेलवे लाइन के लिए टीलों की खुदाई की जा रही थी तो वहां से अवशेष निकलने शुरू हुए और उन अवशेषों को इकट्ठा करके सबसे पहले शोध करने का काम किया गया था अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा। इसीलिए अलेक्जेंडर कनिंघम को ही भारतीय पुरातत्व का जनक कहा जाता है या माना जाता है। तो यहाँ पे नोट भी कर सकते हैं हम, 1856 में अलेक्जेंडर कनिंघम जो थे, इनके द्वारा पहला शोध किया गया उन अवशेषों पर। अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा 1856 में जो लाहौर और कराची के बीच में जो हमें अवशेष मिले थे नीचे से खुदाई के दौरान, वो उनका शोध किया गया अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा। इसीलिए अलेक्जेंडर कनिंघम को क्या कहा जाता है? भारतीय पुरातत्व का जनक, द फादर ऑफ इंडियन आर्कोलॉजी। ठीक है। तो इसके बाद में लेकिन हम सभी जानते हैं कि डलहौजी जो है वो ये सब करने तो भारत में नहीं आया था, है ना। उसकी नीति थी हड़प नीति, क्षेत्रों को हड़प करना, पूरे के पूरे भारत को अंग्रेजी शासन के, अंग्रेजी साम्राज्य के अधीन करना, उसकी जो है ये नीति थी। जिसके अंतर्गत उसके द्वारा इन सभी मामलों पे ध्यान नहीं दिया गया और उसका निष्कर्ष ये हुआ कि ये जो शोध था ये बीच में ही रुक गया। उसके बाद में 1899 में जब लॉर्ड कर्जन भारत का वायसराय बन के आता है 1899 में, उसके बाद क्योंकि वो खुद भी एक पुरातात्विद था यानी इतिहास से उसे लगाव था, इसलिए उसके द्वारा फिर इन सब चीजों पर ध्यान दिया गया, इन अवशेषों पर ध्यान दिया गया। और इन अवशेषों की शोध के लिए दोबारा 1905 ईस्वी में 1905 ईस्वी में कर्जन के द्वारा भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना किसके द्वारा की गई भाई? कर्जन के द्वारा। कब की गई? 1905 ईस्वी में। इसे बोला जाता है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, या हम सभी जानते हैं इसके शॉर्ट फॉर्म ASI। ये आज भी हिंदुस्तान के अंदर, भारत के अंदर जितने भी शोध होते हैं, जितने भी खोज होती हैं, जितने भी खुदाई के दौरान हमें अवशेष प्राप्त होते हैं, वो सभी के सभी उन पर शोध करने का कार्य ASI के द्वारा ही किया जाता है। तो कर्जन के द्वारा जब ASI की स्थापना हुई तो इसके पहले अध्यक्ष जो थे वो बनाए गए जॉन मार्शल। ASI के पहले अध्यक्ष कौन थे भाई? जॉन मार्शल। और जॉन मार्शल ने अपनी अध्यक्षता में दो टीमें गठित की, जिसमें से पहली टीम के हेड जो है वो दयाराम साहनी, हम सभी ने नाम सुना है। दयाराम साहनी पहली टीम के हेड थे और दूसरी टीम के हेड थे राखल दास बनर्जी। राखल दास बनर्जी।
तो एक लंबे समय की मेहनत के बाद दयाराम साहनी की टीम को पहली सफलता मिलती है, जब लाहौर के मांटगोमरी जिले में एक पूरा का पूरा नीचे से शहर खोद कर निकाल दिया जाता है, जिसे नाम दिया जाता है हड़प्पा शहर। और ये 1921 में घटना हुई थी। उसके बाद जस्ट एक साल के बाद में 1922 में राखलदास बनर्जी को भी सफलता मिलती है, और कराची के लरकाना जिले में ये भी इनकी टीम के द्वारा एक शहर खोज कर निकाल दिया जाता है, जिसका नाम रखा जाता है मोहनजोदड़ो। और जब उनकी तुलना की जाती है तो पता चलता है कि ये दोनों शहर एक ही सभ्यता से रिलेट करते हैं, और चूंकि ये दोनों शहर एक ही घाटी के अंतर्गत मिले थे, जिसको हम बोलते हैं सिंधु घाटी, तो इस पूरी की पूरी सभ्यता को नाम दे दिया गया सिंधु घाटी की सभ्यता। इसके अलावा और भी अलग अलग जगह पर जब खुदाई हुई तो अलग अलग अवशेष हमें प्राप्त हुए, और उन सभी को मिलाकर जब उनकी तुलना की गई तो हमें पता चलता है कि सब के सब इसी सभ्यता से रिलेट रखते थे, इसी सभ्यता से संबंधित थे। तो आगे के जितने भी स्थल हैं, चाहे वो सुतकांगेदार हो गया, राखीगढ़ी हरियाणा बनवाली, और इसके अलावा चनहुदड़ो, कालीबंगा, रोपड़, लोथल, जितने भी हैं वो सब के सब हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो तब तक के लिए नमस्कार।